मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं वेतान से अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। नया चैप्टर हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये हमने कल स्टार्ट किया था और इसमें हमने कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर के बारे में पूरा लिखा है। मतलब उन्होंने अपने जो फीलिंग्स हैं या जो जाना है लता मंगेशकर के बारे में वो लिखा है, उनकी गायकी के बारे में बताया है। अभी तक हमने पढ़ा कि लता मंगेशकर की जो गायकी है वो बहुत निर्मल है, बहुत उन्होंने ये बताया कुमार गंधर्व ने कि जो पहले जो गायिकाएं रही हैं लता मंगेशकर से पहले, जो शमशाद बेगम, नूरजहां जो गाते थे, उनका जो गाना था, उनकी जो आवाज़ थी, उनमें कुछ ना कुछ एक स्पेशल होती थी आवाज़, अलग अलग आवाज़ होती थी। जैसे मैंने बताया आपको कि आशा भोसले की आवाज़ यदि आप सुनोगे, आशा भोसले की आप आवाज़ सुनोगे तो उनकी आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत अंतर है। सबकी आवाज़ में अलग अलग अंतर होता है। और जैसे आशा भोसले का यहाँ पे कभी लेखक ने भी बताया कि लता मंगेशकर की ही आवाज़ ऐसी है कि किसी भी प्रकार के गाने उनकी आवाज़ पे सूट करते हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग्स हो, चाहे भजन हो, चाहे हैप्पी सॉन्ग्स हों, हर भाव के गाने उनकी आवाज़ को सूट कर जाते हैं। और वहीं जो पुरानी गायिकाएं थी, या जैसे मैंने आशा भोसले का एग्जाम्पल दिया आपको, तो आशा भोसले के गाने भी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो जैसे पार्टी सॉन्ग्स वगैरह हैं और इस टाइप के वो बोल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं वो बहुत उनकी आवाज़ को सूट करते हैं। इसके उल्टा लता मंगेशकर की आवाज़ ऐसी कि हर टाइप के सॉन्ग्स उनके आवाज़ को सूट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि शास्त्रीय संगीत क्योंकि उनको सीखा हुआ था, तो शास्त्रीय संगीत की वजह से उनका जो गाना था, उनकी जो उच्चारण था, वो बहुत अलग प्रकार का उच्चारण, मतलब क्लियर उच्चारण। तो हर वर्ड के साथ भाव भी उनके सुनाई देते थे, हमको गाने में सुनाई देते हैं, सॉरी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर है 4। यहाँ हमने पढ़ा, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत यह है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। मतलब लेखक का मानना है कि और भी करुणामयी आवाज़ उनकी करुण रस के साथ, करुण जो गाने हैं उनमें और भी करुण रस के भाव सुनाई दे सकते हैं हमको, क्योंकि जिन लोगों ने लता मंगेशकर से काम लिया है उन लोगों को लता मंगेशकर का सही से गवाते नहीं आया या उपयोग नहीं करते आया। क्योंकि भाई मूवीज़ में तो सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग होते हैं तो लिख दिए जाते हैं और ऐसा पूछा थोड़ी जाता है कि ये किस राग पे आधारित हैं। शास्त्रीय राग पे आधारित थोड़ी रहते हैं हर गाने, वो तो सिचुएशन के अनुसार लिख दिए जाते हैं। लिखने वाला लिख देता है, कंपोज करने वाला कंपोज कर देता है और सिंगर से बोलते हैं गा दो। तो ये सब होता है। इसलिए लेखक को यहाँ ये नहीं, लेखक यहाँ इस बात से एग्री नहीं करते हैं। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। ये मैंने अभी आपको बोला, वही बात है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी मतलब ऊंचे सुर में गाना। जो लोग शास्त्रीय संगीत जानते हैं उनको स्वर, लय, ताल, सप्तक, इन सब का नॉलेज होता है। ये वर्ड्स वो समझते भी हैं। ये शास्त्रीय भाषा होती है, संगीत की भाषा होती है। जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वो ये भाषा से वाकिफ रहते हैं, समझते हैं। ऊंची पट्टी में रहता है लता का गाना, हाई पिच पे गाती हैं वो। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं आप इस तरह का आवाज़ को यूज़ कर सकते हो या इस तरह के लय ताल को यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो दिग्दर्शक हैं या जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो लता मंगेशकर को अकारण ही, मतलब ऊंचे सुर में गाने को कहते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत चिल्ला चिल्ला के गाया जा रहा है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब ये तो क्वेश्चन ही लेखक के अनुसार भी गलत है। लेखक, मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, क्योंकि ये क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। इसमें क्या आप कंपेयर करोगे शास्त्रीय संगीत को फिल्मों के, चित्रपट मतलब फिल्म, मूवी,
मूवी के संगीत को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्द लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। गंभीरता मतलब शास्त्रीय गायन जो है, शास्त्रीय संगीत जो है, उसमें बहुत सारी राग होती हैं, अलग अलग राग होती हैं। तो हर तरह के मौसम के लिए, हर तरह की परिस्थिति के लिए अलग राग का यूज़ किया जाता है। तो आप हर राग को हर समय पे नहीं गा सकते हो। और ये इसमें मूवीज़ में तो आप भाई सिचुएशन बेस्ड भी सॉन्ग डाल देते हो, गा सकते हो। और यहाँ पे जैसे डांस के होते हैं, अलग अलग प्रकार के गाने होते हैं चित्रपट में और इसमें क्या बोलते हैं मूवीज़ में। और जलदलय, जलदलय मतलब होता है, यहाँ पे दिया है जलदलय थर्ड, तेज। जलदलय मतलब तेज, और चपलता, चपलता मतलब चंचल गाने होते हैं, डांस वाले होते हैं, कहीं भी कोई सा भी गाना डाल दिया जाता है। ऐसा शास्त्रीय संगीत में नहीं होता है, उनके अलग रूल्स अलग होते हैं। तो इन दोनों में कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे लेखक ने भी बोला कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कंपेयर करना या इनकी तुलना करना गलत ही है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। ताल के अनुसार ही शास्त्रीय संगीत जाना, समझा, सीखा जा सकता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। यदि जो चित्रपट में गाना गाता है, मूवीज़ में गाना गाता है, यदि उसने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है तो वो बहुत अच्छे से अपने गाने को निभा सकता है, परफॉर्म कर सकता है और अच्छे से वो गाने को प्रस्तुत कर सकता है। वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यदि फिल्मों में गाना गाया जा रहा है, 3-3.5 मिनट का गाना है ना, और जो शास्त्रीय गायक यदि कोई है और उसकी जो सभा होती है, उसका जो कोई एक किसी दिन सेशन होता है गायन का, तो वो 3.5 घंटे तक गाते हैं, तो दोनों का आनंद एक ही हो सकता है, दोनों का मूल्य एक ही है, ऐसा लेखक मानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ इन्होंने बताया है लेखक ने कि कोई भी जैसा लेख पढ़ा, किसी अच्छे लेखक का कोई लेख है और यदि वो जीवन के रहस्य को बताता है और बहुत बड़ी प्रकार से, बहुत एकदम बड़े रूप में विस्तृत वर्णन करता है, और वहीं कोई एक छोटे से रूप में, एक कहावत के रूप में भी, नन्ही सी कहावत भी यदि आपको बहुत पूर्णता के साथ समझाई जाए या बताई जाए और उसमें सब कुछ आ जाता है, तो वो भी उतना ही प्रभाव डालती है। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। 3 घंटे यदि आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं और 3 मिनट का लता जी का गाना यदि आप सुनते हैं, तो वो दोनों ही बराबर आपको आनंददायी हो सकता है। लेखक का ऐसा मानना है कि उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। मतलब लता मंगेशकर यदि एक गाना गाती हैं और 3-3.5 मिनट का, और आप यदि किसी महफिल में, किसी शास्त्रीय संगीत की सभा में बैठते हैं, तो जो आनंद आपको 3.5 घंटे में वहाँ आता है, वह लता मंगेशकर के गाने में आपको 3-3.5 मिनट में भी आ जाता है। शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, स्वर, लय, शब्दार्थ का, और महफिल की बेहोशी इसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता
उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो ये हमने लता मंगेशकर के बारे में जाना, ये लेखक के विचार हैं और लता मंगेशकर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।